अब देखो सोलो लेवलिंग में ना जिन्वो के अलावा भी बहुत सारे पावरफुल बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मोनार्क्स, रूलर्स और भी बहुत सारे गॉड टियर बींग्स। बट प्रॉब्लम इज कि इनकी हिस्ट्री काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बट तुम कंफ्यूज मत हो, क्योंकि आज हम इन्हीं गॉड टियर बींग्स की हिस्ट्री देखने वाले हैं और ये भी जानेंगे भाई कि आखिर इनका सोलो लेवलिंग में रोल क्या है और ये इंपॉर्टेंट भी है या फिर ये सिर्फ दिखाने के लिए एग्जिस्ट करते हैं सोलो लेवलिंग में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रूलर्स और मोनार्क्स से, क्योंकि भाई ये दो जो बींग है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है सोलो लेवलिंग में। अब देखो रूलर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं लाइट को और जो अपने मोनार्क है वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दोनों बींग काफी पुराने हैं, मतलब भाई यूनिवर्स के क्रिएशन से पहले से ये बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब रूलर्स और मोनार्क्स जब से क्रिएट हुए यानी कि जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से इन दोनों के बीच में वॉर चलती आ रही है, इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है, आपस में लड़ते मरते रहते हैं। अब रूलर और मोनार्क के बीच की वॉर का रीजन एक काफी हरामी इंसान है जो कि है एब्सोल्यूट बीइंग, जो कि भाई रूलर्स और मोनार्क्स का क्रिएटर है। अब देखो एब्सोल्यूट बीइंग क्रिएटेड मोनार्क्स टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, सब तबाह करने के लिए, एंड देन आफ्टर दैट इसने भाई रूलर्स को क्रिएट किया ताकि वो सब बचा सके मोनार्क्स से जो कि वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ऐसे ही भाई ये दोनों बीइंग्स एंडलेस वॉर के लूप में फंसे हुए हैं। बट इसका रीजन क्या है? तो भाई इसका कोई रीजन नहीं है। एब्सोल्यूट बीइंग इतना हरामी है कि भाई इसने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इन दोनों बीइंग्स को क्रिएट किया है। बेसिकली एब्सोल्यूट बीइंग डज नॉट गिव अ डक अबाउट कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, क्या खत्म हो रहा है, क्या बच रहा है। उसे बस इन दोनों बीइंग्स की वॉर देख के मजा आता है, खुद को एंटरटेन करता है, दैट्स इट। ये तो हो गई इनकी हिस्ट्री की बात। अब आते हैं थोड़ा टाइम में आगे यानी कि प्रेजेंट में। अब रूलर्स और मोनार्क्स के बीच की वॉर चलती रहती है, लेकिन इवेंचुअली भाई रूलर्स को ये बात पता चल जाती है कि उनका क्रिएटर एक नंबर का हरामी है यानी कि एब्सोल्यूट बीइंग। रूलर्स फाइंड आउट भाई कि एब्सोल्यूट बीइंग को फर्क नहीं पड़ता है कोई भी जिए या मरे, उसे सिर्फ अपने मजे के लिए वॉर करवानी है। दैट्स व्हाई भाई जो सारे रूलर्स थे वो एब्सोल्यूट बीइंग के अगेंस्ट हो जाते हैं एक्सेप्ट फॉर वन। बेसिकली इन सभी रूलर्स में से एक रूलर ऐसा भी होता है जो कि अपने क्रिएटर एब्सोल्यूट बीइंग के अगेंस्ट जाके उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता है, उसको नहीं मारना चाहता है, और इसीलिए ये अकेला रूलर भाई अपने क्रिएटर को प्रोटेक्ट करता है और बाकी के रूलर्स के साथ फाइट भी करता है, बट मारा जाता है उस फाइट में बिकॉज ही वॉज आउटनंबर्ड बाय अदर रूलर्स। लेकिन इस एक अकेले रूलर की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि जब बाकी के रूलर्स इसको बैटलफील्ड पे मरने के लिए छोड़ के जाते हैं तब इसे पता चलता है कि एब्सोल्यूट बीइंग ने इसके अंदर एक सीक्रेट पावर छुपा रखी थी, और ये सीक्रेट पावर तब अवेकन होती है जब ये रूलर भाई मरने वाला होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये रूलर मरने वाला होता है इसकी बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स निकलती हैं और इसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती हैं और इस रूलर को बना देती है शैडो मोनार्क। और ये मोनार्क और कोई नहीं बल्कि अपना ऐशबॉर्न है जो कि जिन्वो की पावर्स का सोर्स है। अब जिन्वो पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि जहाँ पे बैटलफील्ड में एक तरफ ऐशबॉर्न यानी कि नए शैडो मोनार्क का जन्म हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बाकी के रूलर्स ने मिलकर अपने ही क्रिएटर यानी कि एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया है। बट एब्सोल्यूट बीइंग के मरते ही काफी सारी चीजें चेंज हो गई, जैसे कि एक प्रीवियस रूलर अब एक नया शैडो मोनार्क बनके जिंदा हो चुका है यानी कि अपना ऐशबॉर्न। अब रिवाइव होने के बाद ऐशबॉर्न किसी भी रूलर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो बन ही गया, बट जितने भी एग्जिस्टिंग मोनार्क्स थे उनमें से भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो मोनार्क बन गया, और दैट्स बिकॉज ऑफ हिज न्यू पावर्स जो कि भाई हद से ज्यादा डेडली है। कहने का मतलब ये है कि भाई जब ऐशबॉर्न शैडो मोनार्क बनके रिवाइव हुआ तो भाई उसने अपनी पावर्स का यूज करके जितने भी सोल्जर्स उस बैटलफील्ड में मरे हुए थे उन सबको रिवाइव कर दिया और अपनी शैडो आर्मी में कन्वर्ट कर दिया। बट जब तक ऐशबॉर्न अपनी नई पावर्स और आर्मी के साथ एब्सोल्यूट बीइंग के पास पहुंचता तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐशबॉर्न को वहां पे जाके पता चलता है कि भाई एब्सोल्यूट बीइंग इज ऑलरेडी डेड, क्योंकि भाई रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया है। बट मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि भाई इट डज नॉट मैटर एनीमोर, क्योंकि भाई ऐशबॉर्न रिवाइव हो चुका है और उसके पास एक पूरी की पूरी आर्मी है। बट क्वेश्चन इज कि भाई ऐशबॉर्न करेगा क्या इतनी बड़ी आर्मी के साथ और अपनी नई पावर्स के साथ? क्या वो रिवेंज लेने के लिए सारे रूलर्स को मार देगा या खुद एब्सोल्यूट बीइंग की जगह ले लेगा? क्योंकि भाई ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि भाई जिन रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मारा था उन्होंने ही भाई एब्सोल्यूट बीइंग की जगह ले ली थी, और एब्सोल्यूट बीइंग के पास जितने भी पावरफुल वेपन्स थे वो सारे उन्होंने ले लिए थे ताकि वो मोनार्क्स को मार सकें। और ऐसा ही होता है क्योंकि भाई एब्सोल्यूट बीइंग के बनाए हुए हद से ज्यादा पावरफुल वेपन्स का यूज करके रूलर्स जो थे वो मोनार्क्स को इजीली ओवरपावर करने लगे थे, जिसकी वजह से रूलर्स और मोनार्क के बीच में जो इतने सालों से पावर बैलेंस बना हुआ था वो बिगड़ने लगा। बट देन कम्स ऐशबॉर्न जो कि भाई मोनार्क के साइड से फाइट करने लगता है। अब मोनार्क्स भी भाई ऐशबॉर्न को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी इतनी बुरी हालत में है कि दे नीड ऐशबॉर्न
ऐशबॉर्न कि भाई वो उनकी साइड से फाइट करे ताकि जो रूलर्स और मोनार्क के बीच का पावर बैलेंस बिगड़ा हुआ है वो फिर से बन सके। अब देखो ये पावर बैलेंस वाली बकचोदी तो भाई मानवा में लिखने के लिए लिख दी, बाकी रियलिटी तो तुम भी जानते हो। रूलर्स ने मोनार्क की भाई बहुत गंदी तरह से मार रखी थी और मोनार्क की फट रखी थी, तो भाई उनको ऐशबॉर्न की जरूरत है। और जैसा कि भाई तुम भी जानते हो कि ऐशबॉर्न की भी हिस्ट्री है काफी घटिया सी रूलर्स के साथ, तो भाई ये भी रेडी हो जाता है भाई मोनार्क की हेल्प करने के लिए। अब देखो भले ही ऐशबॉर्न बाकी के मोनार्क के साथ मिलकर रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करना स्टार्ट कर देता है, बट स्टिल कुछ मोनार्क ऐसे थे जो कि भाई ऐशबॉर्न से डरते थे। अब इसके दो रीजंस थे। पहला तो ये क्योंकि भाई ऐशबॉर्न एक प्रीवियस रूलर रह चुका है, तो कुछ मोनार्क उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे कंप्लीटली। और दूसरा रीजन ये क्योंकि भाई ऐशबॉर्न कुछ ज्यादा ही पावरफुल था कि उसके पावर्स देख के बाकी के मोनार्क की गांड फट जाती थी कि कहीं अगर ऐशबॉर्न हमारे अगेंस्ट हो गया तो हमारा क्या होगा। और मोनार्क्स के इसी डर की वजह से ऐशबॉर्न को उनकी साइड से भी धोखा मिला। कहने का मतलब ये है कि जो मोनार्क्स ऐशबॉर्न से डरते थे उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि भाई वो उसको बैक स्टेप करके ऐशबॉर्न को एलिमिनेट कर देंगे। बट जब ये फट्टू मोनार्क्स मिलके ऐशबॉर्न को मारने जाते हैं तो भाई वहां पे इसका उल्टा होता है। ऐशबॉर्न इन मोनार्क्स को पकड़ के रगड़ देता है, इतनी बुरी तरह से पेलता है कि भाई ये डर डर के भागने लगते हैं। बेसिकली यहाँ पे मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स और बीस्ट मोनार्क ऐशबॉर्न को मारने आते हैं, बट ऐशबॉर्न की असली पावर्स देख के बीस्ट मोनार्क की इतनी बुरी तरह से फटती है कि भाई वो अपनी आर्मी और मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स को छोड़ के भाग जाता है ताकि वो जिंदा बच सके। और जब ये सारी चीजें हो ही रही थी बैटलफील्ड में, तब वहां पे रूलर्स की भी एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे एक काफी शॉकिंग चीज होती है क्योंकि भाई रूलर्स यहाँ पे ऐशबॉर्न या फिर किसी भी मोनार्क से लड़ने नहीं आए। अब रूलर्स यहाँ पे आते हैं और आते ही वो ऐशबॉर्न के सामने नील डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पे मेरी और तुम्हारी तरह ऐशबॉर्न के भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। बट देन हमें पता चलता है कि भाई रूलर्स एक्चुअली में यहाँ पे ऐशबॉर्न से अपोलोजाइज करने आए हैं, यानी कि माफी मांगने आए हैं। बिकॉज रूलर्स को ये बात रियलाइज हो गई थी कि भाई उन्होंने जो ऐशबॉर्न के साथ किया था वो काफी गलत था। अब ऐशबॉर्न का दिमाग ये सारी चीजें सुन के इतना ज्यादा खराब हो जाता है भाई कि वो एक रूलर का जबड़ा पकड़ता है और उससे बोलता है कि अब तुम माफी मांगने आ रहे हो। तुमने ना सिर्फ मुझे जान से मारा बल्कि तुमने हमारे मास्टर एब्सोल्यूट बीइंग तक को मार दिया और तुमने सब तबाह कर दिया जो मेरे पास था। अब ऐशबॉर्न का दिमाग यहाँ पे इस पॉइंट तक की गर्म हो चुका था भाई कि ही वॉज रेडी टू फाइट सारे रूलर्स से अकेले ही, भले ही हार जाता बट वो लड़ने के लिए रेडी खड़ा था। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि भाई रूलर्स यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, वो बस माफी मांगने के लिए आए हैं क्योंकि भाई उनको रिग्रेट हो रहा है उन्होंने जो किया था ऐशबॉर्न के साथ। बट ऐश वॉज लाइक फक दिस शिट, मैं चला यहाँ से, मेरे से अब और नहीं झेली जाएगी इन सब की ये बकचोदी। बेसिकली ऐश का प्लान कुछ ऐसा था कि भाई वो थोड़े टाइम के लिए अंडरग्राउंड चला जाएगा और खुद को हील होने देगा और रेस्ट करेगा, और आफ्टर दैट वो बाहर आएगा और फिर जाएगा वो बीस्ट मोनार्क को हंट करने। अब जितने टाइम ऐश अंडरग्राउंड रहता है उतने टाइम में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो जाती हैं रूलर्स और मोनार्क्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मोनार्क्स फाइंड आउट अर्थ। अब ये अर्थ एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे कोई हंटर या फिर कोई मैजिकल गेट एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसीलिए मोनार्क्स जो है वो इस अर्थ को काफी इजीली उड़ा डालते हैं, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और रूलर्स इस चीज से काफी ज्यादा सैड होते हैं और गुस्सा भी होते हैं कि भाई हमारा क्रिएशन हुआ था सब बचाने के लिए, येट स्टिल हम इस अर्थ को नहीं बचा पाए। तो वो लोग एब्सोल्यूट बीइंग का एक टूल यूज करते हैं, कप ऑफ री इनकारनेशन, जिससे वो टाइम को रिवाइंड करते हैं 10 साल तक। बट द प्रॉब्लम है इसकी ये अर्थ अभी भी बहुत ज्यादा वीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मोनार्क्स आके इस अर्थ को फिर से डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेंगे और रूलर्स इसको बचाने का ट्राई करेंगे तो भाई इन दोनों बीइंग्स की बैटल में ये अर्थ ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और ऐसा फिर से ना हो, यानी कि ये अर्थ फिर से डिस्ट्रॉय ना हो, इसीलिए रूलर्स ने एक काफी हार्ड डिसीजन लिया। कहने का मतलब ये है रूलर्स ने इस अर्थ पे हंटर्स, डंजन्स, गेट्स और माना ये सारी चीजें डाल दी ताकि एटलीस्ट जब काफी बड़ी वॉर हो रूलर्स और मोनार्क्स के बीच में तो कुछ इंसान सरवाइव कर सके। तो बेसिकली जो मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई ये जो सोलो लेवलिंग के हायर बीइंग्स हैं जैसे कि रूलर्स, एब्सोल्यूट बीइंग, मोनार्क्स, इनका कोई काम भी है इस यूनिवर्स में, तो भाई इनका बहुत बड़ा काम है। बेसिकली हंटर्स, गेट्स, इन सब के क्रिएशन के पीछे रूलर्स और मोनार्क्स का ही हाथ है। तो ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग्स। बाकी अभी हम इस स्टोरी को यहीं पे पॉज करेंगे क्योंकि इसके आगे की स्टोरी बताना अभी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे की स्टोरी में हंटर्स, जिनवू, डंजन्स, गेट्स, इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा। क्योंकि भाई अब क्योंकि रूलर्स ने ये सारी चीजें क्रिएट कर दी है तो स्टोरी इन्हीं चीजों के अराउंड घूमेगी। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई ऐशबॉर्न के साथ क्या हुआ, उसकी स्टोरी क्यों आधी छोड़ दी मैंने, तो भाई उसका भी एक रीजन है क्योंकि भाई ऐशबॉर्न इज ऑल्सो कनेक्टेड टू जिनवू, विच इज वाई भाई उसकी स्टोरी भी थोड़ी सी साइड हो जाएगी जिनवू के चलते। बट हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई ऐशबॉर्न एक खुद में ही एक काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। बाकी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप
होप तुम्हें मज़ा आया हो और यू कैन ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट। मैं चला, बाय बाय, टाटा।